हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड टेट 2024 के रिगार्डिंग बाल विकास एडपी का प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। एक सूचना थी आप लोगों को कि उत्तराखंड टेट का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोग जाके एडमिट कार्ड साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 24 अक्टूबर को निर्धारित है, तो आप उसके हिसाब से अपना, चाहे आपका लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, तो आप उसमें टाइमिंग देख लीजिएगा। आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। आज हमारा जो भी क्वेश्चंस होगा वो आपके किसी न किसी थ्योरी के कंसेप्ट से है, कोई ना कोई थ्योरी को आपको बता रहा होगा, तो इससे आपको 1 से 2-3 क्वेश्चन जो होंगे आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे वो आपका थ्योरी से पूछेगा डायरेक्ट, या थ्योरी में जो उसके मेन इंपॉर्टेंस जो चीज़ें होती हैं उससे पूछेगा, या कहीं ना कहीं आपके उसके थ्योरी का जो मेन इंपॉर्टेंस जो टॉपिक है या जो उसका कंसेप्ट है उसके रिलेटेड चीज़ें पूछता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थ्योरी ऑफ नीड्स हैज़ बीन गिवन बाय। जानने से पहले हम जानेंगे कि आवश्यकता का सिद्धांत का कंसेप्ट क्या है। तो अब्राहम मैस्लो थे, जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दिया हुआ था। इन्होंने नीड्स थ्योरी के लिए हायरार्की दिया, जिसमें इन्होंने 5 चरण के बारे में बात किया था। ये चरण क्या हैं? तो ये चरण जो है हमारे ह्यूमन के द्वारा कार्य किए जाने वाले चरण होते हैं, जो हमारे नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करता है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति एक नीड्स को फुलफ़िल करेगा, वैसे ही दूसरे नीड्स को क्या करता है, वो उसमें प्रवेश होता है। और इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई भी जो व्यक्ति है, तो ये 5वां जो आपका चरण है, यानी जो हमारा अंतिम चरण होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे हम आत्मसिद्धि कहते हैं, पहुंच पाए। तो इसमें जो है अपने अपने स्टेज पे व्यक्ति अपना कार्य करता है। तो जो हमारा पहला जो चरण होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें हमारा क्या है, तो इसमें हमारा रोटी कपड़ा मकान होता है, यानी जो हमारा बेसिक एमिनिटीज होती है उसको हम लोग फुलफ़िल करते हैं। उसके बाद जब ये चीज़ें हमारी फुलफ़िल होने लगती है तो फिर हम कहाँ पहुँचते हैं, तो सेफ्टी नीड पे पहुँचते हैं, जिसमें हमारा सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है। ये हमारे दोनों क्या होते हैं, तो ये हमारे दोनों बेसिक नीड्स में आते हैं, बुनियादी आवश्यकता में आते हैं। जब मनुष्य के साथ साथ बेसिक नीड भी फुलफ़िल होने लगती है, तो उसके बाद मनुष्य कहाँ पहुँचता है, तो बिलोंगनेस एंड लव नीड्स पे होता है, जिसमें वो समाज के साथ इंटरेक्शन करना, रिलेशनशिप बनाना और दोस्तों के साथ रिलेशनशिप बनाना, ये चीज़ें आपको आने लगती है। उसके बाद स्टीम नीड्स में चला जाता है। स्टीम नीड क्या होती है, तो उसे अपने जो पद होते हैं उसको एक ओहदा मिलना, तो पद के लिए जो चीज़ें होती हैं वो हमारा क्या है, स्टीम नीड्स होती है। यह हमारे दोनों क्या है, तो यह हमारे दोनों फिजियोलॉजिकल नीड्स में आते हैं। लास्ट में हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, यानी कि आत्मसिद्धि करना, यानी किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में जो है अपने आप को ढाल लेना। जैसे कि कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, या आप किसी भी क्षेत्र में जो है स्पेसिफिक हो जिसमें आपने कुछ न कुछ अचीव किया हो। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, लता मंगेशकर हो सकती हैं। तो ये लोग ने क्या किया, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इन्होंने बताया था। इसे हम लोग जो है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स के बारे में कहते हैं। तो ये मैस्लो ने 5 चरण दिए थे। नेक्स्ट हमारा आता है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिटिकल सिस्टम। साइको एनालिटिकल सिस्टम, इसके फादर कौन हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। फ्रायड साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। सिगमंड फ्रायड थे। सिगमंड फ्रायड के द्वारा साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है उसको दिया गया था। इसी में इन्होंने एक और डेवलपमेंट स्टेज की बात किया था, जिसे हम लोग जो है फ्रायड 5 साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका जरूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें इन्होंने 5 चरण में बच्चों के साइकोसेक्सुअल स्टेज के बारे में बताया था। इसमें इन्होंने बर्थ यानी जन्म से लेके किशोरावस्था तक के चरणों को इन्होंने रखा था। इसमें पहला चरण हमारा होता है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज। इसे ही हम लोग जो है अर्ली जो हमारे चाइल्डहुड होते हैं उसकी ये पूरे विशेषताएं होती हैं। लेटेंसी स्टेज, लेटर चाइल्डहुड की विशेषताएं होती हैं। और लास्ट का हमारा होता है जेनेटियल स्टेज, जिसमें इन्होंने बताया। इन्होंने एक और टर्म पे काम किया जिससे हम लोग ईद, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। ईद क्या होती है, तो ईद हमारा बेसिक इंस्टेट होती है, यानी कि
इद में हमारा ये चीज़ें होती है कि कोई भी, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने ठाना कि नहीं मुझे ये काम करना है तो करना है, उसके इसमें जो है किसी भी फल का यानी कि रिजल्ट का चिंता नहीं किया जाता है। वहीं आपका जो ईगो होता है उसमें रियलिटी होती है, इसमें रियलिटी को देखा जाता है कि हाँ अगर मैं ये कार्य करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ख़राब होगा। अगर मैं ये कार्य अच्छा है, अगर मैं करता हूँ तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, रियलिटी पे लेके कार्य करता है। जो सुपर ईगो होता है इसमें मोरल एंड वर्चू आते हैं, यानी कि यह जो है आगे के जो चढ़ा बढ़ा के जो चीज़ें होती हैं कि मोरलिटी के चीज़ में चला जाता है। तो ये आपके जो मनुष्य है उसमें माइंड में ये तीन चीज़ें जो है देखने को मिलता है। तो इसके बारे में जो है फ्राइड ने चीज़ों को बताया था। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा, सिगमंड फ्राइड, यानी जो हमारे साइको एनालिटिकल सिस्टम के जो फादर हैं कौन है, सिगमंड फ्राइड हैं। व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई थी, यानी चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट वाज गिवन बाई। सबसे पहले तो ये जानना है कि CAT क्या है आपका। तो CAT आपका क्या है, तो चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट है, जो बच्चों के अंतर्बोध टेस्ट होता है, परीक्षण होता है। ये किस में होता है, तो यह आपके पर्सनालिटी में होती है। तो इसके विधि के जन्मदाता कौन है, किसने दिया था, जानने से पहले हम जानेंगे CAT क्या है। तो CAT को देने वाले थे हमारे लिपोल्ड बेलॉक एंड सोनिया सोरेन बेलॉक, जिन्होंने 1949 में दिया था, इसको डेवलप किया था। CAT क्या है, तो CAT यह एक प्रकार का टेस्ट होता है, एक परीक्षण होता है बच्चों के जो योग्यता है, जो एबिलिटी है, जो उनके इंटेलिजेंस है और उनके पर्सनालिटी को जानने का होता है। पर्सनालिटी क्या है, हमारी व्यक्तित्व है बच्चों का। और व्यक्तित्व में हम लोग किस तरीके से जानते हैं, तो इसमें बच्चों के समक्ष क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से दिया जाता था, जिसमें 10 कार्ड होते थे और 10 कार्ड में जो है ये जो जानवर के जो चित्र हैं आप देख सकते हैं इसमें, तो जानवर के चित्र होते थे और उसमें से हम लोग बच्चों को कुछ न कुछ एक्टिविटी जो जानवर कर रहे हैं तो उसके बारे में बच्चों से दिखा के हम लोग पूछते थे, जिससे कि बच्चा अलग अलग परसेप्शन होगा, अलग अलग सिचुएशन होगा। तो जैसे जिससे बच्चे का सटीक अगर जवाब आती थी तो उसके हिसाब से हम लोग उसके पर्सनालिटी को बताते थे। तो ये इसी को इन्होंने बेलॉक ने चीज़ों को बताया था। ये आपके जो है 10 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये टेस्ट कराया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेलॉक हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्गन एंड मुरे हैं। मॉर्गन एंड मुरे ने जो है TAT दिया था टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट था, जिसमें आपके जो है कुल 31 कार्ड होते हैं और 31 कार्ड में जो है इसमें जो है कोई ना कोई व्यक्ति होता है और एक महिला होती है, जिसका एक सिचुएशन आपको फोटो के द्वारा बताना होता है। तो ये आगे जो है इसको भी हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वार्टाइल यानी बुद्धि लब्धि का संप्रत्य किसने दिया था, तो बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्य है इसके दिए थे विलियम स्टर्न ने सबसे पहले, जो कब दिए थे तो 1912 में दिया गया था। किसके द्वारा, विलियम स्टर्न के द्वारा। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रोफाउंड बाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरी, ये चाहे आपका CTET का हो चाहे किसी भी टेट में जो है ये थ्योरी आपसे ज़रूर पूछने को मिलती है। तो इसके जो आपके प्रतिपादक हैं हावर्ड गार्डनर हैं, हावर्ड गार्डनर ने दिया था। तो इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग एंड डिफरेंट इंटेलिजेंस दे यूज इन डेली लाइफ। ये इनका मानना क्या था कि जो हमारी बुद्धि होती है वो हमारी बुद्धि एकांकी ना होके क्या होती है, बहुकारिक होती है। बहुकारिक का मतलब होता है कि मल्टीपल होता है, यानी एक बुद्धि जो है हर एक समय में जो है आपका अलग अलग चीज़ों को लेकर चलती है। जैसे कोई सिंगर हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, कोई आपका किसी फिजिकल एक्टिविटी में चीज़ों को हो सकता है, कोई प्रगतिवादी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो बुद्धि हमारी होती है वो आपकी डिफरेंट वे में कार्य करती है। तो इसी के लिए जो है हावर्ड गार्डनर ने जो है 8 प्रकार के हमारे इंटेलिजेंस की बात किया था, जिसमें हमारा म्यूजिकल, विजुअल, आपका इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिक्स, वर्बल लिंग्विस्टिक और बॉडली काइनेटिक्स के बारे में इन्होंने बताया था। तो ये 8 प्रकार के हमारे क्या हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं, जो आपके कार्य करते हैं एक बुद्धि के रूप में। नेक्स्ट हमारा आता है निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया। बौद्धिक विकास क्या होती है, तो बौद्धिक विकास हमारा माइंड से जुड़ा होता है,
जिसमें आपके थॉट होते हैं, थिंकिंग होते हैं, जहाँ पे आपको सोचने समझने की कार्य होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बौद्धिक विकास को आयु यानी कि हमारे एज से जोड़ा था। अब इसमें क्या है तो आपको समझना होगा कि बौद्धिक विकास को आयु से कैसे जोड़ने का क्या तात्पर्य हो रहा है। तो बौद्धिक विकास का आयु से जोड़ने का ये तात्पर्य होता है कि जैसे जैसे बच्चा जिस एज में जाता जाएगा वैसे वैसे जो उसका बौद्धिक विकास है, इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है, उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी कि जब बच्चा 5 साल का है तो उसमें बच्चे का बौद्धिक विकास अलग होगा, जब बच्चा 10 साल का होता है तो वहाँ पे उसका जो बौद्धिक विकास है वो आपका डिफरेंट होगा। वही बच्चा अगर 15 साल का होता है तो वहाँ पे जो उसका बौद्धिक विकास होगा वो भी आपका डिफरेंट होगा। तो इसकी बात आपको पता होगा, एक जीन पियाजे थे जिन्होंने इसकी बात कही थी। उन्होंने जो है आपको पता होगा कि 4 चरण दिए थे, जिसमें पहला उनका आता है सेंसरी मोटर स्किल, दूसरे में प्री ऑपरेशनल, तीसरे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथे में आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। 4 स्टेज था। तो 4 स्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा बौद्धिक यानी कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो चारों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसी के बाद में इन्होंने बताया कि जो बौद्धिक विकास होती है वो आपके आयु से संबंधित होती है, यानी बच्चे का जैसा आयु रहेगा उस तरीके से आपका बुद्धि और बौद्धिक विकास विकसित होगा। अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी द सीक्वेंस ऑफ नीड, अभी हम लोगों ने मैस्लो की थ्योरी को देखा था, तो सीक्वेंस यहाँ पे बताना है कि मैस्लो की थ्योरी का सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, उसके बाद हमारा सेफ्टी होता है, तीसरे में हमारा लव एंड बिलोंगनेस होती है, चौथे में हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और पाँचवें हम किस में प्राप्त करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 के बाद जो है फिर हमारी क्या होगी, 2 के बाद हमारा 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सटीक है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। आपको पता होगा कि जो साइकोलॉजी है इसमें हमारा जो चरण है मनोविज्ञान का वो आपका काफ़ी प्रोसेस से चला है। इसके बारे में मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा मनोविज्ञान के बारे में, जिससे कि आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आपको जानना है यहाँ पे कि साइकोलॉजी का साइंस कौन सा है जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान में। तो एक हमारा होता है आत्मा, जो सबसे पहले जब मनोविज्ञान का जन्म होता है तो मनोविज्ञान का जन्म कैसे होता है, तो मनोविज्ञान का जन्म होता है आपका मना दर्शन के रूप में, जो आपके 400 BC, यानी जो हमारे 400 BC, जब उस टाइम अरस्तु के टाइम जो था तो उस टाइम हमारा मना दर्शन के रूप में कौन था, आपका मनोविज्ञान था। बाद में जो है 1590 में जो है रुडोल्फ गोइकनर के द्वारा जो है इसे सबसे पहले साइकोलॉजिका में पहली वर्ड सबसे पहले इन्होंने जो है साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया, वहीं से इसे साइंस में जो है रखा गया। तो ये उसका चरण था। तो इससे पहले जो है सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन करते थे, तो हम लोग आत्मा का अध्ययन करते थे। कब, अरस्तु के टाइम। अरस्तु की एक बुक आई थी ई डेनिमा, उनकी जो है सबसे पहली बुक थी जिसमें उन्होंने लोगों के आत्मा को जो है शुद्ध करने के लिए ज्ञान का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले हमारा क्या था, तो आत्मा का अध्ययन किया जाता था। आत्मा के अध्ययन के बाद जो है हम लोग किसका अध्ययन करते थे, तो माइंड का, मन का अध्ययन करते थे। मन के अध्ययन के बाद जो है हम लोग चेतना का अध्ययन करते थे, और चेतना के अध्ययन के बाद वर्तमान में हमारा किसका अध्ययन हो रहा है, व्यवहार का अध्ययन हो रहा है, यानी बिहेवियर का अध्ययन हो रहा है। आप देख सकते हैं पहले हमारा सोल था, माइंड था, कॉन्शियसनेस है, और हमारा वर्तमान में बिहेवियर है। व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है द पायनियर ऑफ थ्राइड्स अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। थ्राइड्स अप्रोच क्या होती है, तो हमारा सील गुड़ होता है। सील गुड़ क्या होती है, तो हमारी एक इनहेरिटेड, यानी जो हमारे बॉडी में जन्मजात चीज़ें पाई जाती है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी आती है जो हमारे पेरेंटल यानी या अपने माता पिता से आपको देखने को मिलता है, तो वो हमारी क्या होती है, थ्राइड्स होती है, जो उसको हम लोग जो है परिवर्तन नहीं कर सकते। वो आपने जो है पहले से ही चीज़ें मिला हुआ है, उसमें बस आपका क्या होगा, इम्प्रोमाइज होगा समय के साथ साथ। तो इसके बारे में जो है एक हमारे गार्डन अल्पर्ट्स थे जिन्होंने थ्राइड्स थ्योरी पे काम किया था। इसमें इन्होंने जो है बताया था कि जो पर्सन्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस करते हैं करंट इन्वायरमेंट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द टू देम, यानी कि इनका मानना ये था कि आपका जो इन्वायरमेंट है और जो आपका एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको मदद करता है। किसके लिए, जो आपके पास सिलगुड़ है। सिलगुड़ क्या है, तो आपके अंदर इनहेरिटेड जो है कैपेबिलिटी होना, क्वालिटी होना, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो गार्डन अल्पर्ट के द्वारा आपका इसके बारे में दिया था। रोसा इंक ब्लॉट परीक्षण क्या है, तो यह आपका एक प्रकार का पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसको रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं, जिसमें इन्होंने 10 कार्ड के बारे में बात किया था। आपके जो कार्ड होते हैं 5 आपके
रंगीन कार्ड होते हैं और 5 आपके वाइट कार्ड होते हैं, जिसमें आपको कोई ना कोई जो इंक ब्लॉट का मतलब क्या है कि इंक के द्वारा छीटा हुआ होता है, और जिसमें किसी न किसी कोई जानवर का चित्र हो सकता है, किसी मनुष्य का कोई अंग हो सकता है। तो ऐसे करके इसमें चित्र होता है, जिसमें वो कार्ड के द्वारा जो है बच्चों को सीखने का मौका दिया जाता है। तो रोसा जो आपके परीक्षण हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट जो है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो पर्सनालिटी टेस्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके हरमन रोसा हैं, इन्होंने ये कार्ड दिए थे। इस तरीके से आपके कार्ड बने हुए हैं, जिसमें आपके कुछ रंगीन हैं और कुछ आपके ये आपके वाइट और ब्लैक कलर के रूप में हैं, जिसमें आप कुछ देख के, जैसे ये चमगादड़ की तरह आपको दिख रहा है, तो और आपको इस तरह से और उसमें क्या क्या चीज़ें देख सकती है। यानी बच्चे का जो है डायरेक्ट जो है माइंड से चीज़ों को समझना, कि बच्चा जो है चीज़ों को कितना समझ सकता है और अपना कंसंट्रेशन बना के चीज़ों को देख सकता है। बहुत प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, जैसे शाब्दिक यानी कि आपका वर्बल मैथमेटिक्स, बॉडली काइनेटिक्स इज द कंसेप्ट वाज गिवन बाई। तो अभी हम लोग जो है हावर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़े थे, मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें आपके वर्बल मैथमेटिक्स यानी कि जो मैथमेटिक्स को समझने वाला होता है, काइनेटिक्स यानी जो एक्टिविटी हो गया, जैसे जिम हो गया करने वाला हो गया, कोई क्रिकेटर हो गया, तो ये लोग किस में आ जाते हैं, बॉडली काइनेटिक्स में आ जाएंगे। तो यह किस कंसेप्ट किसने दिया था, तो यह कंसेप्ट आपके हावर्ड गार्डनर के द्वारा अपने जो उनका सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंस में दिया गया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। द्विकारक क्या है, द टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाई। टू फैक्टर थ्योरी जो थी हमारे इंटेलिजेंस की, उसको किसने बताया था, तो उसको हमारे बताया थे किसने, इससे पहले हम लोग जानेंगे कंसेप्ट के बारे में। तो द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आल्सो नोन एज स्पेयरमैन थ्योरी ऑफ जनरल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पेयरमैन इन 1904 में। 1904 में जो है हमारे चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा जो है टू फैक्टर थ्योरी दिया गया था। यानी कि जो ये हमारा माइंड होता है, इसमें हमारे दो प्रकार के क्या होते हैं, दो प्रकार के आपके बुद्धि पाई जाती है। एक हमारी होती है एस फैक्टर और एक हमारा होता है जी फैक्टर। एक्स फैक्टर को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर और जी फैक्टर को बोलते हैं हम लोग जनरल फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर में क्या पाई जाती है, तो इसमें आपको उस प्रकार से बुद्धि होती है जिसको आपको बहुत सारे चीज़ों मतलब यानी बोल सकते हैं आपके कि मैं 10 बच्चे हैं, अब 10 बच्चों में जो है कुछ क्या है स्पेसिफिक जो है आपको इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा, यानी कि समथिंग डिफरेंट होगा। वही यहाँ पे बात करते हैं कि आपके अंदर जो है वो चीज़ें स्पेसिफिक फैक्टर है, यानी कि आप ही के अंदर वो चीज़ें आपको दिखाई देगा। अगर कोई बच्चा जो है बहुत अच्छा जो है डांस कर लेता है, बहुत अच्छा जो है सिंगिंग कर लेता है, अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें जो है उसके अंदर क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक फैक्टर जो है आपको दिखाई देगा। सामान्य जो बुद्धि होती है जनरल फैक्टर होती है, तो जनरल फैक्टर जो है यानी कि जो सभी में दिखाई दे, एक जैसा जो सभी में दिखाई दे, तो वो हमारा जो है जनरल फैक्टर यानी जनरल फैक्टर बुद्धि जो है कहलाएगी। तो इसके बारे में टू फैक्टर थ्योरी जो है किसने बताया था, तो टू फैक्टर थ्योरी जो है चार्ल्स स्पेयरमैन ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था है। ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे काम किया था, जिसमें इन्होंने जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे इन्होंने थ्योरी दिया। तो इस थ्योरी को जानेंगे हम लोग कि ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूति का मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है। अनुभूति मतलब कि जो मुझे चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इसमें इन्होंने इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड के बारे में बताया था। इनएक्टिव मोड में क्या होती है, तो इसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे कि भूख लगने पे क्या करेगा, बच्चा रोने लगेगा, हाथ पैर क्या है हिलाने लगेगा। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी करता है उसे हम लोग जो है इनएक्टिव मोड कहते हैं। दूसरे में इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन के कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखा जाता है। प्रत्यक्षीकरण क्या होती है, आप लोग पता होगा। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है परसेप्शन हमारा जो है संवेदी यानी कि सेंसक के द्वारा जुड़ा होता है। बच्चे जो है इंद्रिय जो हमारे ग्रामक क्रिया हैं उससे सीखता है। इंद्रिय ग्रामक में क्या आती हैं, तो 5 हमारी क्रियाएं आती हैं, जिसमें हमारा आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया और त्वचा होती है। इसके माध्यम से बच्चा चीज़ों को सीखता है। लास्ट का जो हमारा सिंबॉलिक मोड होता है, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों यानी भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। यानी अपने इसमें बच्चा क्या करेगा, अब शब्दों के द्वारा जो है चीज़ों को व्यक्त करके अपनी जो भी समस्या होती है उसके लिए चीज़ों को बताता है और एक प्रतीक के माध्यम से काम करता है। अब ये जो ब्रूनर थे, तो ब्रूनर ने क्या किया था कि ब्रूनर ने मुख्य 2 बातों पर ध्यान दिया। पहला कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है,
अनुभूति मतलब कि जो उसे नीड होती है, जो उसे चीज़ें ज़रूरत होती है, तो अपनी अनुभूति को किस प्रकार से शो करता है। और दूसरा यह था कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है इसके लिए 3 अलग अलग विधि बताई थी, इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ ब्रूनर। तो ब्रूनर के स्टेज में नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपका एक्रिलिक जो ये अवस्था है ये इसमें नहीं है, क्योंकि आपको पता है इनएक्टिव मोड है, आइकॉनिक मोड है, और आपके तीनों ये जो सिंबॉलिक मोड है ये किसके हैं, तो ये आपके ब्रूनर के थ्योरी से रिलेटेड हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके डायरेक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और कोई भी अगर क्वेरी हो आपकी, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में पिन कीजिए। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि यूटेट का जो आपका सीडीपी है आपको काफ़ी डिफरेंट चीज़ों में मिलेगा। तो आप लोग इसको भी प्रिपेयर होकर अच्छे से जाइए। आपके पास समय कम है, लेकिन चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।